जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता को जानेंगे, समझेंगे। ये देखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता से कितनी अलग है, इसमें क्या क्या नए प्रोविजंस डाले गए हैं। ये भी देखेंगे कि हमें ये बदलाव क्यों करना पड़ा, क्यों दंड संहिता की जगह हमने न्याय संहिता को अपनाया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साथियों। भारतीय न्याय संहिता 2023 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। ये यूपी पुलिस के हिसाब से इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। भारत का नया दंड कानून है। ठीक है, एक क्रिमिनल लॉ है, फौजदारी कानून है। ठीक है, नया दंड कानून है जिसे हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रिमिनल लॉज हैं, फौजदारी मामले हैं, उनसे संबंधित है। एक्सप्लेन करूंगा आगे। और अपराधों को ये परिभाषित करता है, उनको वर्गीकृत करता है तथा उनके लिए दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता ये बताएगी कि जैसे आतंकवाद को अगर आप देखें तो भारतीय न्याय संहिता ने आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या दंड का प्रावधान है इसके बारे में भी जानकारी दी है और क्लासिफिकेशन भी करने की कोशिश की है। तो ध्यान रखिएगा कि अपराधों को परिभाषित करती है न्याय संहिता, उनका वर्गीकरण करती है तथा उनके लिए कितना दंड है या दंड के प्रावधान करती है। ठीक है साथियों, एक पॉइंट ये देखिएगा, ये जो भारतीय दंड संहिता जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस बोलते हैं, ये इंडियन पीनल कोड 1960 की जगह लाई गई है। ठीक है, यानी कि बीएनएस आईपीसी 1986 को रिप्लेस करके हम बीएनएस 2023 लाए हैं साथियों। ठीक है, और ये बदलाव हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि 1860 का जो दौर था और 2023 का जो दौर था, इस दौर में अपराधों की प्रकृति में बहुत परिवर्तन आया है, अपराधों की गहनता में बदलाव आया है, अपराध करने के तरीके में बदलाव आया है और नए नए अपराध उभर कर सामने आए हैं जिन्हें रोकने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जो आईपीसी थी 1860 वो असफल साबित हो रही थी। इसीलिए आज बदली हुई परिस्थितियों में अपराधों से मुकाबला करने के लिए हमारी सरकार ने बीएनएस 2023 को अपनाया है। ठीक है साथियों, ये बेसिक एक एक्सप्लेनेशन था कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी बीएनएस की। और ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2024 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में बीएनएस लागू हो चुकी है। ठीक है, 1 जुलाई इसलिए और महत्वपूर्ण है, 1 जुलाई 2017 से साथियों हमारे देश में जीएसटी भी लागू हुआ था पूरे देश में। ठीक है, जीएसटी लागू हुआ था हमारे देश में। तो ये दोनों डेटे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीएनएस हमारे देश में कब लागू हुई, कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2024 से। और दूसरी बात यह है कि पूरे देश में लागू है। ठीक है, अब एक कंपैरिजन हम देखते हैं आईपीसी 1860 का और बीएनएस 2023 का। ठीक है, इसका नाम है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, और इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। एक बेसिक डिफरेंस यहाँ आप ये देखने की कोशिश करिए कि आईपीसी का उद्देश्य जहां लोगों को दंडित करना था, वहीं बीएनएस का मुख्य उद्देश्य लोगों को न्याय देना है। और यही अंतर एक औपनिवेशिक देश और एक स्वतंत्र या संप्रभु देश के अंतर को भी दर्शाता है। 1860 में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो आईपीसी का मुख्य उद्देश्य था लोगों को दंडित करना, उनमें भय की स्थापना करना ताकि अंग्रेजों का शासन चलता रहे। अब हमारा अपना शासन है, इसीलिए इस बीएनएस का उद्देश्य है लोगों को जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। ठीक है साथियों, और
ये जो आईपीसी है ये पूरे देश में या जब लागू हुआ था ये 1862 में लागू हुआ था, और बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जहां आईपीसी में 511 धाराएं थीं, वहीं बीएनएस में 358 धाराएं हैं। ठीक है, इस डिफरेंस को, इस अंतर को समझने की कोशिश करिए कि आईपीसी में धाराएं ज़्यादा थीं, बीएनएस में धाराएं कम हैं। इसका कारण ये है साथियों कि जो महत्वहीन धाराएं थीं, जो समय के हिसाब से अप्रासंगिक हो चुकी थी, उन धाराओं को हमारी सरकार ने हटा दिया है, या कई धाराएं उनको एक दूसरे से मर्ज कर दिया है, उनको एक दूसरे से मिला दिया है। ठीक है, और कुछ नई धाराएं भी जोड़ी हैं। परिणाम स्वरूप बीएनएस में जो धाराएं हैं वो कम हुई हैं। ये डिफरेंस भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि बीएनएस में धाराएं आईपीसी की तुलना में कितनी कम हैं। एक क्वेश्चन बड़े आसानी से बन सकता है, तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। यानी कि 42 प्लस 1111 या 35, यानी कि आईपीसी में 153 धाराएं बीएनएस से ज़्यादा थीं, या हम ये कह सकते हैं कि बीएनएस में 153 धाराएं आईपीसी से कम है। ठीक है, आईपीसी में जो अध्याय थे वो 23 है, बीएनएस में जो अध्याय हैं वो 20 है। एक एक अंतर महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखना है साथियों, ना तो आईपीसी में भाग होते हैं और ना ही बीएनएस में कोई भाग है। ठीक है, सीआरपीसी और बीएनएसएस में भाग होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आईपीसी में भी कोई भाग नहीं था, धाराएं हैं और पाठ और अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। ठीक है, और ये जो भाग होते हैं सीआरपीसी और बीएनएसएस में मिलते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे हम आईपीसी और बीएनएस के बीच में, उनकी महत्वपूर्ण धाराओं के बीच में। ठीक है, शुरुआत करते हैं साथियों। एक साइड मैंने अपराध लिख रखा है, और उस अपराध के लिए आईपीसी की क्या धारा थी वो लिख रखी है, और बीएनएस की क्या धारा है वो लिख रखी है। ठीक है, देशद्रोह। ठीक है, ये जो धाराएं हैं ये बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट जो अपराध हो रहे हैं, राज्य के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनसे संबंधित है। देशद्रोह आईपीसी की जो 124 ए जो धारा थी वो देशद्रोह से संबंधित है। बीएनएस में ये शब्द हटा दिया गया है, ध्यान रखना। बीएनएस में देशद्रोह शब्द हटाया गया है, और उसकी जो धारा थी उसको भी बदल दिया गया है, लेकिन अपराध नहीं बदला गया है। ठीक है, अब देशद्रोह की जगह बस शब्द ये इस्तेमाल होने लगा है कि राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अगर खतरा पहुंचाता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उस पर जो आपराधिक गतिविधियां लागू होंगी वो धारा बीएनएस की धारा 152 के तहत लागू होंगी। यानी कि जो देशद्रोह था वो शब्द हटा दिया गया है बीएनएस में से, उसकी जगह शब्द इस्तेमाल हो रहा है राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा, और उसके लिए जो धारा है वो 152 है, 152 है। ध्यान रखना है साथियों, दोनों तरीके से आपको याद रखना है। यह भी पूछा जा सकता है कि आईपीसी की कौन सी धारा देशद्रोह से संबंधित है। ठीक है, बीएनएस में अब देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं काफ़ी विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं जिनको देश में शांति स्थापित करनी है, कानून का राज स्थापित करना है, उन्हें डेली दिन प्रतिदिन इन धाराओं से जूझना पड़ता है। इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि यूपी पुलिस या यूपी एसआई की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके पास इन आईपीसी और बीएनएस की एक अच्छी समझ हो, एक कंपैरेटिव स्टडी हो, वो क्लियरली इनमें डिफरेंस करना जानते हो। ठीक है, दूसरा, जो मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं, ठीक है, आईपीसी में क्या धाराएं थी और बीएनएस में क्या धाराएं, उनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने एक साइड अपराध लिख रखा है, एक साइड आईपीसी और एक साइड बीएनएस। ठीक है, शुरू करते हैं। हत्या बहुत आम है कि आईपीसी की 302 जो धारा थी वो हत्या से संबंधित थी। अब बीएनएस की 103 की जो धारा है, ठीक है,
वो बीएनएस की 103 धारा अब हत्या से संबंधित है। हत्या के प्रयास से आईपीसी की धारा 307 संबंधित थी, अब 109 संबंधित है। ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों, ठीक है। गैर इरादतन हत्या से संबंधित आईपीसी की धारा 304 थी और बीएनएस 104 है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप आसानी से समझिए कि गैर इरादतन हत्या में आईपीसी की 304 104, यानी कि लास्ट डिजिट से आप याद रखिएगा कि लास्ट डिजिट 4 है और दोनों में वो समान रहने वाली है। आत्महत्या के लिए उकसाना, इसके लिए आईपीसी में 306 धारा थी और बीएनएस में 108 है साथियों। और गंभीर चोट अगर आती है किसी को तो उसके लिए आईपीसी की 325 धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता था, कार्रवाई होती थी, और बीएनएस की ये 117 है, ठीक है। ध्यान रखना है इन दोनों को, तो आप याद रखिएगा। 302 हो गई है 103, 307 हो गई है 109 और 304 हो गई है 104। क्वेश्चन यहाँ से भी मिलने की पूरी संभावना है। महिलाओं से संबंधित अपराध बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। एनसीआरबी की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारे प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो मीडिया की सुर्खियां जिन्होंने बटोरा है, इसीलिए यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलने की संभावना बन सकती है, ठीक है। जो बलात्कार था आईपीसी की 375 धारा उससे ट्रीट करती थी और यहाँ बीएनएस की 63 है। सामूहिक बलात्कार के लिए 376 की धारा डी थी, 376 डी थी आईपीसी की धारा और बीएनएस की धारा 70 है इसके लिए। यौन उत्पीड़न के लिए 354 ए थी आईपीसी की धारा और बीएनएस की धारा है 69। पीछा करना स्टैकिंग के लिए जो आईपीसी की धारा 354 डी थी और बीएनएस की धारा ये 74 है। नाबालिग से बलात्कार बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। आईपीसी 376 ए बी थी और बीएनएस की धारा 65 है। पॉस्को एक्ट के बारे में भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। पॉस्को एक्ट लगता है नाबालिग से रेप की स्थिति में, ठीक है। समाज के विरुद्ध नए अपराध, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको कुछ नई चीजें मिलेंगी। समाज के विरुद्ध, एक मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया था कि कुछ ऐसे नए अपराध सामने निकल के आए हैं जिनसे मुकाबला करने में आईपीसी 1860 खुद को सक्षम नहीं महसूस कर रही थी। अब ऐसे अपराधों का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जो कानूनी प्रावधान है उनको सहज किया जाए, प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए बीएनएस में भी लागू किया गया है। ऐसे बदलावों को बीएनएस में भी लागू किया गया है। शुरुआत करते हैं। अपराध आईपीसी की कौन सी धारा थी? बीएनएस और विशेष। देखिए, मॉब लिंचिंग आईपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था, क्योंकि संभवतः मॉब लिंचिंग की समस्या उस दौर में ऐसी थी ही नहीं, ठीक है। आज पिछले कुछ वर्षों में मॉब लिंचिंग एक कानून व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मॉब लिंचिंग का प्रोविजन आईपीसी में नहीं था, लेकिन बीएनएस में 103(2) जो धारा है वो मॉब लिंचिंग से संबंधित है और एक नया प्रावधान है। नया प्रावधान ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीएनएस में कौन सा प्रावधान नया है जो कि आईपीसी में नहीं था, यानी कि मॉब लिंचिंग जो है एक नया प्रावधान है। इसको ध्यान रखना है और इसकी धाराएं याद रखनी है पूरी 103(2), ठीक है। नया प्रावधान इस सेंस में है क्योंकि आईपीसी में इसके लिए कोई धारा नहीं थी। आतंकवादी कृत, टेररिज्म के लिए भी कोई धारा नहीं थी आईपीसी में, ठीक है। और बीएनएस में इसके लिए धारा है 113 और पहली बार इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है आईपीसी में। मतलब इससे पहले, बीएनएस से पहले आईपीसी में तो कोई इसके लिए धारा नहीं थी और जो क्रिमिनल लॉज थे उन्हीं के तहत टेररिज्म से हम मुकाबला करते थे, लेकिन यहाँ पहली बार टेररिज्म के लिए स्पष्ट तौर पर एक धारा जोड़ी गई है 113वीं, और इस धारा के तहत आतंकवाद को परिभाषित भी किया गया है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अपराध, संगठित अपराध के लिए भी कोई आईपीसी में धारा नहीं थी। बीएनएस में एक नई धारा है 111
और ये प्रोविज़न भी नया प्रोविज़न है, ठीक है। साइबर अपराध के लिए सीमित प्रावधान थे आईपीसी में, यहाँ विस्तृत प्रावधान है, क्योंकि साइबर अपराध 1860 की समस्या नहीं है, साइबर अपराध 21वीं शताब्दी की समस्या है। जैसे जैसे मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर का युग तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, घर घर मोबाइल पहुंच रहे हैं, सरकार डिजिटाइजेशन कर रही है, लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट और मोबाइल पर दे रहे हैं, उसी के अनुरूप जो अपराधों की प्रकृति है वो बदली है, साइबर अपराध निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए प्रभावी कानून जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए बीएनएस में इसके लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली वो डिजिटल युग की ही बात हो रही है, ठीक है। चारों चीज आपको याद रखनी है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। मॉब लिंचिंग के लिए 103(2) नया प्रोविजन है, आतंकवाद के लिए 113 पहली बार स्पष्ट तौर पर टेररिज्म को परिभाषित किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए धारा 111 है, संगठित अपराध ये भी नया प्रावधान है, और साइबर अपराध के लिए विस्तृत प्रावधान है। ध्यान रखना कि साइबर अपराध से रिलेटेड सीमित प्रावधान आईपीसी में थे, लेकिन विस्तृत प्रावधान कहाँ पर आ गए हैं, बीएनएस में आ गए हैं। और साइबर अपराध एक अलग से यूपी पुलिस और यूपीएसआई का टॉपिक भी है, ध्यान रखना साथियों। अब संपत्ति के विरुद्ध अपराध में क्या बदलाव हुआ है आईपीसी और बीएनएस में, ये देखते हैं, ठीक है। चोरी के लिए जो धारा थी वो 378(3) थी आईपीसी में, और बीएनएस में ये 303 है, ठीक है। डकैती के लिए 391 थी और अब 309 है बीएनएस में। लूट के लिए 390 थी बीएनएस में और आईपीसी में, और बीएनएस में अब ये 308 है। आपराधिक विश्वासघात इसके लिए धारा 405 थी और आईपीसी में और बीएनएस में ये 316 है, ठीक है। धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की 420 धारा थी और बीएनएस की 318 है। साथियों, बीएनएस और आईपीसी का जो कंपैरिजन का ये मैंने वीडियो बनाया है, आप इसको कई बार देखिए, कोई ना समझ में आया आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप इसको ज़रूर 2, 3, 4 बार पढ़िए, अलग अलग डायरेक्शंस से पढ़िए, ठीक है। बेसिक्स पढ़िए कि ये है क्या, कब पूरे देश में लागू हुआ, आईपीसी का इसने स्थान लिया है, कौन कौन से इसमें नए प्रोविज़न है, ऐसे प्रोविज़न जो आईपीसी में नहीं थे, जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम संगठित अपराध हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। और देशद्रोह की जो धारा आईपीसी के तहत 124(a) थी उसको हटा दिया गया है, उसकी जगह एक नई धारा ऐड कर ली गई है साथियों, 152 भी, ठीक है। सीधा सीधा ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए बीएनएस में कौन सी धारा है, या धारा 152 संबंधित है देशद्रोह, राज्य की संप्रभुता, एकता और अखंडता से, और 2 अलग पॉइंट्स डाल दिए। तो ध्यान रखना, इन नज़रियों से अगर आप पढ़ लेंगे इस इतने छोटे से 18-19 मिनट के वीडियो को, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें सही होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।